तो अभी तक हमने देखा कि हमने 62 व्यूज को देखा जो भगवान भगवान बुद्ध ने बताए। उसमें से 18 व्यूज पास्ट के थे और 44 व्यूज फ्यूचर के थे, और हमने इन सबको सेपरेटली काफी क्लोजली देखा। और वी ऑल्सो लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ देम। सो इसके बाद हम एक अ, अभी हमने सबको पर्टिकुलरली सेपरेटली देखा है। अभी हम एक जनरल व्यू में इसको लेके जाते हैं, एंड उसके कॉजेस जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो भगवान ने इसमें इसके कॉजेस को इस सुत्त में एक्सप्लोर किया है, और वो एक प्रोनाउंसमेंट के साथ हम शुरू करते हैं। When those recluses and Brahmins who are speculators about past, speculators about the future, speculators about the past and the future together, who hold settled views about the past and the future, assert on 62 grounds various conceptual theorems referring to the past and the future. That too is only the feeling of those who do not know and who do not see. That is only the agitation and vacillation of those who are immersed in craving. तो जैसे कि अभी आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने जो व्यूज पढ़े पास्ट और फ्यूचर के, ये सारे जो है भगवान बोलते हैं कि ये उन लोगों के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं ठीक से नहीं जो ठीक से नहीं देखते, ठीक से नहीं जानते चीजों को। और ये जो व्यूज है ये यूजुअली क्रेविंग की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे दृष्टिकोण केवल उन लोगों की अनुभूति, उन लोगों की भावना है जो ठीक से नहीं जानते और ठीक से नहीं देखते। यह केवल उन लोगों की व्याकुलता और फड़फड़ाहट है जो तृष्णा में डूबे हुए हैं। तो इस सुत्त का जो सेंट्रल मैसेज है उसको हम अ, ऐसे वो ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि views are fabricated and proclaimed because they satisfy the cravings and desires based on the lack of understanding in those who do not know and who do not see. तो जैसे कि मैंने अभी इसको बताया था, तो मोस्टली जो इसका प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है वो क्रेविंग एंड डिजायर्स है, और जो कि हमारी इग्नोरेंस की वजह से होता है। So, views are not objective description of the world, but responses to our innermost needs. तो हम अभी ये देखेंगे कि ये जो हमारी जो इनरमोस्ट नीड्स है वो क्या होती है यूजुअली, और वो क्रेविंग जो है वो कैसे व्यू को फॉर्म करती है। तो यूजुअली कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की क्रेविंग है जिसमें कि एक, अभी हमने पीछे देखा कि इसमें जो सारे व्यूज जितने फॉर्म हुए हैं इसमें सेल्फ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। All views, in all the views there is most of the views there is self very prominent. तो जो उसकी सेल्फ की जो क्रेविंग की वजह से, एक आसक्ति की वजह से एक व्यू फॉर्म होता है जो कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और जब हम वो शेयर करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलने की वजह से वो रीइंफोर्स हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो व्यू हमने फॉर्म किया हुआ है उसके प्रति काफी चिपकाव हो जाता है। सो द क्रेविंग लीड्स टू craving of pleasure leads to the clinging of views. तो
जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जनरली ये 3 तरह की क्रेविंग्स होती है जिसकी वजह से व्यूज फॉर्म होते हैं। तो हम सबको पता है ये क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर्स, क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस है, क्रेविंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस है, जिसे हम काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा भी बोलते हैं। तो जब क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर मतलब जो हमारे 6 सेंसेस के डोर्स के थ्रू जो हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उनकी वजह से, और वो हमें अच्छी लगती है, तो हम कौन से व्यूज को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहले है वो एक है एनहाइलेशनिस्ट पोजिशन। सो दिस क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर may lead to the annihilationist position, asserting the extension of the self following the breakup of the body. For this position gives license to freedom of action, which again indulgence in sense pleasure. तो क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी एक हम एक एनालिशनिस्ट व्यू फॉर्म करते हैं जो कि ये वो दर्शाता है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो सेल्फ है, वो खत्म हो जाएगा जब बॉडी ब्रेकअप होगी। और जब वो होता है तो हमें एक काइंड ऑफ फ्रीडम मिल जाती है कि सेंस प्लेजर भोगने के लिए। तो एक इट्स काइंड ऑफ कि अभी तो बस ये खत्म होने वाला है जीवन, तो हम ये सारे सेंस प्लेजर्स को वी कैन एंजॉय। तो इसकी वजह से हम इंडल्ज हो जाते हैं सेंस प्लेजर्स में। और जब वो इंडल्जेंस होता है तो अगेन इट गिव्स इट गोज इनटू द साइकिल, it affirms the annihilationist position. तो इसमें एक और क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर में एक और व्यू उत्पन्न होता है। सो sensual craving combined with craving for existence may lead to the adherence to views asserting existence in a paradise of sensual delights after death, sometimes requiring abstinence and ascetic observances in the present life as the price of admission. तो जब ये क्रेविंग ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स जब हमारी जीवन की लालसा से या चिपकाव से जब जुड़ जाती है, अस्तित्व के चिपकाव से जुड़ जाती है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद एक स्वर्ग है, उस स्वर्ग में हमें सारे सेंशुअल प्लेजर्स मिलेंगे। तो ये जब हम जी व्हेन वी फॉर्म दिस व्यू, तो दिस देयर इज अ thought of pleasant, there is a feeling of pleasant, there is a pleasant feeling, and उसमें फिर हम तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो एक और इसमें होता है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो आपको यू नीड टू संयम, आपको अपने जीवन में संयम और तपस्वी का पालन करना होगा। तो इसकी आवश्यकता है, तो आपको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक जनरल क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर जो है वो इस व्यू को लेके आता है। एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर बट अ क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑल्सो। सो अभी तक हमने क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर देखा। नाउ विल कम टू क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, कौन कौन से व्यूज को उत्पन्न करता है। तो क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस जो होती है ये काफी prominent होती है। So the most prominent potent craving in living beings is the craving for existence, as is evident from the avidity with which they cling to life and endeavors to protect themselves from threats to their survival. But because death is inevitable, to satisfy our yearning for continued existence, we fabricate views proclaiming the immortality of the imagined core of our being, our self or soul. तो ये जो क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस है,
ये is a craving to become, it's craving to keep the self protected. और ये जब फियर ऑफ डाइंग के साथ, इसमें एक फियर ऑफ डाइंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि मृत्यु का जो डर है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये जब होता है तो हमें काफी एफर्ट्स करते हैं टू प्रिजर्व द सेल्फ। और मतलब ये दोनों ही फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस एंड फियर ऑफ डाइंग, ये दोनों ही एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये फियर ऑफ बॉडी, डाइंग ऑफ बॉडी, माइंड और प्लेजर, फियर, इन सब के साथ जुड़ के हम उसको एक एफर्ट्स करते हैं प्रिजर्वेशन के। और उसकी वजह से हम व्यूज को फैब्रिकेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें प्लेजर ऑफ सिक्योरिटी देता है और प्लेजर ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस देता है। तो उसकी वजह से हम एक फिर फाइनली फिर हम एक इमोर्टैलिटी ऑफ द सेल्फ को फॉर्म कर लेते हैं। तो जब ये होता है तो डॉक्ट्राइन्स प्रोक्लेमिंग एटर्नल एग्जिस्टेंस इन अ फ्यूचर लाइफ फॉर्म हो जाते हैं। तो उस कि वे एटर्नल एग्जिस्टेंस है फ्यूचर लाइफ में, तो देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, और ये जो सेल्फ है ये कंटिन्यू होगा। So, craving for existence and instinctual clinging, craving to become, with fear of dying, leads to the self preservation efforts, which also leads to the then fabrication of views, which leads to pleasure of security and pleasure of continued existence. And then views, it forms the views proclaiming the immortality of the self, and it leads to the doctrines proclaiming eternal existence in future lives. तो ये हमने देखा जो ये व्यूज होते हैं, सो दीज बिलीव्स एंड डॉक्ट्रिन्स serves as the coping mechanisms, addressing the existential anxiety arising from the craving for existence and the reality of mortality. तो रियलिटी ऑफ मॉर्टैलिटी को हम जब एक्सेप्ट नहीं करते और क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब हम एक हमारे हमारे अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है, जिससे कि जो कि इस उस एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को एड्रेस करता है। अगेन वो प्लेजर फीलिंग होती है। So if the theorist accepts a doctrine of reincarnation, he will most likely hold to the eternal pre-existence of the self and the world. And if he instead works with a one-life frame, he will be more inclined to take up the partial eternalist position, which affirms the creation of the self by God. तो या तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जीवन और जो पूरा कॉस्मोस है दैट इज अटर्नल, एंड देन वी कैन टेक द प्लेजर इन दैट फीलिंग, और उसको तो री इनकारनेशन होता रहेगा। तो इससे हमारे जो डर की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। देन या तो हम ये भी सोच सकते हैं कि एटलीस्ट सेल्फ तो रहेगा विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, और इवन दो जो cosmos है that is impermanent, but self is there. So that leads to the partial eternalist view. इसके बाद होता है क्रेविंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। सो ऐसा भी होता है कि क्रेविंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस भी होता है, जिसमें कि जो यूजुअली इट अराइज फ्रॉम द दुखद अनुभवों के साथ उत्पन्न होती है। This craving of non-existence is outcome of repeated frustrations and despair, will express itself in the wish for annihilation. And when it joined with the birth happening or produced by chance, so it leads to the fortuitous view also. So अभी हम ये जो दो views form होते हैं, annihilation और fortuitous originist view, will see that how they form. So जैसे कि मैंने बोला, इट यूजुअली अराइज फ्रॉम द दुखद जो हमारे अनुभव होते हैं
और हमारी जो जीवन की इच्छा जो समाप्त हो जाती है उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। और ये एक अंदर इट फॉर्म्स अ फीलिंग ऑफ लाइक विश फॉर एनहाइलेशन। तो एनहाइलेशन मतलब कि सब कुछ समाप्त होने का एक जो विश है वो वो होता उत्पन्न हो जाता है। और उसको एक स्पिरिचुअल उसको जो है एनहाइलेशनिज्म को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में अगर आप काफी जो व्यूज है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसको एक डिवाइन एसेंस और नेमलेस नथिंगलेस का भी नाम देते हैं। So, this craving will express itself in one of the annihilationist type of theologies following upon mystical attainments. तो इसमें काफी mystical attainments भी हो जाते हैं। और ये एटर्नलिस्ट, पार्शियल एटर्नलिस्ट और फॉर्चस ओरिजिनिस्ट थ्योरी को फॉर्म करता है। तो कैसे कि सेल्फ और वर्ल्ड आर एटर्नल एंड आफ्टर डेथ दे जॉइन विद द डिवाइन एसेंस। तो ऐसे एक स्पिरिचुअल फॉर्म लेकर ये जो नॉन एग्जिस्टेंस की क्रेविंग है हमारी वो इसके साथ जुड़ जाती है, तो एटर्नल पोजीशन बन जाती है। देन पार्शियल एटर्नलिस्ट पोजीशन भी, तो हम बोलते हैं कि सेल्फ इज नॉट एटर्नल एंड वर्ल्ड इज एटर्नल, और वर्ल्ड इज एटर्नल एंड सेल्फ इज नॉट एटर्नल, एंड आफ्टर दैट दे जॉइन विद द नेमलेस और नथिंगलेस। और फॉर्चस ओरिजिनिस्ट के केस में, so the we think that this form uh, formed with the chance, and after that they join with the divine essence. So ये बहुत profound, actually now Lord Buddha is concluding that views are an attempt to um, establish a base of permanence upon a world that is impermanent, to find selfhood in that which is selfless, and to find true happiness in that which is constant source of suffering, namely in five aggregates of clinging. तो ये हम सभी जानते हैं कि ये कैसे, मतलब हम व्यूज को इसलिए फॉर्म करते हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड द परमानेंस इन द वर्ल्ड which is impermanent. We want to have we want to continue the self existence, और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन we our quest to find the true happiness is continuously there, but ultimately there is this constant source of suffering is also there when we see things clearly. So views are shaped by craving and attribute a false nature to things, and adhering to these views brings inner turmoil and anxiety. This anxiety undermines the pleasure derived from the holding these views, replacing it with mental unease. Therefore, clinging to views is a form of suffering. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये फॉर्म ऑफ सफरिंग को इट्स जब हम उस व्यूज के साथ चिपकाव कर लेते हैं तो ये अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्म ऑफ सफरिंग। और उसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम को फॉल्स नेचर को देखते हैं, वी डोंट सी द रियलिटी, जिसकी वजह से वी फील एंशियस। What is the question? I would like to add, matlab, somewhere during the presentation it was said कि contact is central to getting rid of the जो views arise होते हैं उसके, and then it was said कि if we are able to see the arising of contact and then how it is ceasing, so it can help us to get rid of the views. So it was said कि contact here, it is the most fundamental thing. So मेरा question ये था कि contact is something, it is not in our control. What is in our control is our reaction to the feeling, which is craving. So rather than saying कि contact is most important, आगे आने वाली चीजों को why are we not saying that important?
नहीं, और आप समझे नहीं आप, आई थिंक। यहाँ पे और कॉन्टैक्ट इज, इट्स नॉट द रेगुलर प्रोसेस ऑफ सेंस कॉन्टैक्ट, वहाँ पे वो बात थोड़ी नहीं हो रही ना। यहाँ पे शुरू किससे हुआ कि जो भी ये स्पेकुलेशन की बात हो रही है ना, पीपल आर स्पेकुलेटिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। वो क्यों स्पेकुलेट कर रहे हैं? उनमें कृष्णा पहले ही है, या तो भव तन्हा है या विभव तन्हा है, या फिर गोत्र तन्हा है। तो वो समझा रहे हैं कि वो तन्हा कैसे जागती है। वो तन्हा जागती है फीलिंग से। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआत जो उसकी सुत्त की, जो हर सेक्शन में सुत्त में ये कहा गया था कि ये सारे जो भी स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं, ये एक अच्छी फीलिंग हमको आए उसलिए किए जा रहे हैं। और क्योंकि हम देख नहीं पा रहे वो अच्छी फीलिंग क्यों किस कारण से हम चाहते हैं, ताकि हमारी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए। ये बात हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है कि हमें, हमारे मन में क्रेविंग है कि हम बचे रहें, या भविष्य में हमको और सुख मिले, या इसी जन्म में बहुत सुख मिले। ये क्रेविंग है। ये क्रेविंग जो है वो फीलिंग से जनरेट होती है, उसके उसके अनुरूप फीलिंग आती है। उस क्रेविंग के हिसाब से हमने, उस क्रेविंग के हिसाब से हमने स्पेकुलेशन की। और वो स्पेकुलेशन हमने एक्सेप्ट क्यों की? क्योंकि उसकी फीलिंग ऐसी थी कि हमारी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई। तो भगवान ने, देखें हर जगह वो शुरू में बात यही कहते हैं कि दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फीलिंग। इट इज ओनली द फीलिंग ऑफ दोज हु डू नॉट नो एंड डू नॉट सी। That is only the agitation and vacillation of those who are immersed in craving. This is the key thing. जो लोग क्रेविंग में पड़े हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, वो उसको समाप्त करने के लिए उनकी फीलिंग चाहते हैं। और वो इस तरह की स्पेकुलेशन करते हैं कि उनकी फीलिंग ऐसी हो कि उनकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए, अच्छा लगे उनको। और वो हर हर फिलॉसफी के साथ, हर स्पेकुलेशन के साथ भगवान ये बात बार 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 रिपीट करते हैं। और फिर अब वो बता रहे हैं कि ये बेसिकली फीलिंग की बात है। फिर वो उसको अपनी डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। जो ए सेक्शन है उसका, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑल दीज हु assert on 62 ground various conceptual, I'm just reading from the sutta, various conceptual theorems refer to past and future, that too is only the feeling of those who do not know and see, only the agitation and vacillation of those who are immersed in craving। क्योंकि वो क्रेविंग में पड़े डूबे हुए हैं, वो देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है। वो फीलिंग को ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते। और वो उसको इस कारण इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे उनको अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा है, अभी तो दुख है, और आगे जाके स्वर्ग लोक में और सुख मिलेगा। या ये जन्म बहुत ही निकृष्ट था, खत्म हो चलती थी। हाँ, बस हम मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, या मैं मरने के बाद एक वैकुंठ लोक चला जाऊँ। दोज काइंड ऑफ वेरियस व्यूज आर। So he's pointing out that now he's taking it back. He's taking it back from feeling to contact, and mentioning that these feelings arise basically because contact। और ये उन सबको मालूम नहीं है कि ये कांटेक्ट कौन सा कांटेक्ट है। मेंटल स्टेट पे कांटेक्ट हो रहा है, थॉट प्रोसेस का। वो जो उनकी विचार है उसका माइंड से, सेंस से कांटेक्ट होता है, तो फीलिंग जनरेट हो रही है। वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बता रहे हैं कि दे कैन एक्सपीरियंस दिस फीलिंग विदाउट कॉन्टैक्ट इज इम्पॉसिबल। सो ऑल दीज डॉक्ट्राइंस आर वेरी because of that reason। Okay, and then he is now taking it to the ending of the round, because ये प्रतीच्य समुत्पाद को आप वहां तक ले आए। अब उसको एंड कैसे होगा राउंड का, कि उस जो जो बेसिक अच्छा लगता है फीलिंग में, आस्वादन जो है, जो आस्वादन है उसको समझेंगे। अब वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि 6 बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे। नाउ इज एक्सटेंडिंग इट टू द होल गैमेट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फीलिंग्स। कि भाई वो कॉन्टैक्ट जो है 6 बेसिस पे होता है। उसके ऊपर से जो, अगर हम उसके सेंस बेसिस के ओरिजिन, कॉन्टैक्ट, ओरिजिन सेसेशन, और उसमें जो आस्वादन है, उस बेसिस में जो आस्वादन है, बेसिस बेसिस के कारण जो फीलिंग हो रही है उसमें जो आस्वादन है, उसको समझे, उसके खतरे को समझे, और उससे निकलने का रास्ता निकल जाएगा। तो ये इस तरह से इस बात को समझाया जा रहा है। क्योंकि वो
स्टार्ट क्रेविंग से कर रहे हैं और फिर उसको बैक ला रहे हैं इस पे कांटेक्ट पे, एंड देन ही जनरलाइजिंग दैट टू ऑल सेंस बेसिस ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो भी speculations हैं, they are essentially thought processes, and those thought processes are matching with the, are being contacting the mind sense base. So mind sense base से contact करके feeling हो रही है, तो वो उन्होंने उसी बात को generalize कर दिया आगे कि contact तो 6 basis पे होता है और कैसे हो ही नहीं सकता। दो अलग अलग बेसिस पे कांटेक्ट के कारण इस तरह की फीलिंग हो रही है, और क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता तो इसको समझ ही नहीं पाते ये क्या हो रहा है, ये सच कैसे, ये जिसको मैं सच मान रहा हूँ क्यों सच मान रहा हूँ, जो मेरी स्पेकुलेशन है उसको मैं क्यों ठीक मान रहा हूँ, इसलिए मान रहा हूँ कि मेरे को उससे अच्छी फीलिंग आ रही है। वो स्पेकुलेशन का जब मेरे मन से कांटेक्ट हुआ तो वो अच्छी फीलिंग दे रहा है, क्योंकि उससे मेरा भय हट रहा है, उससे मेरी तृष्णा पूरी हो रही है, एंड दैट्स हाउ द speculations have been justified in the minds of the people, those who give those speculations. This is how I understand this sutta. और फिर वो जब एंडिंग ऑफ द राउंड की बात करें तो नाउ इज कमिंग टू द एंडिंग ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड दैट्स ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो सर मतलब बेस्ड ऑन व्हाट यू शेयर्ड, इसका मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इफ वी वांट टू कंट्रोल स्पेकुलेशन और वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट, देन इफ समवन इज एबल टू सी कि अब कांटेक्ट हो रहा है, नाउ द फीलिंग इज अराइजिंग, नाउ अब क्रेविंग हो रहा है, तो इफ समवन इज एबल टू सी दिस साइकिल ऑपरेटिंग, तो इट विल हेल्प दैट पर्सन कंट्रोल। The if he understands that, why will he speculate? हाँ, Speculation is happening because of not understanding this, no? If a person understands dependent origination, there is no reason for him to speculate. He knows everything, what is happening. He knows why, how past arises. He knows how future is going to arise. Why should he speculate? Speculation is arising because they are not able to see. You know, again and again he's saying that statement. ने पढ़ा था ना अभी. That is the feeling of those who do not know and do not see. That is only the agitation and vacillation of those who are immersed in craving. वो क्रेविंग में पड़े हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बेचैन हैं, और वो देखते नहीं है कि उस फीलिंग, वो फीलिंग कैसे जनरेट हो रही है और वो कैसे शमन हो रहा है on the basis of these conceptual theorems referring to the past and future, because agitation and vacillation किस कारण से हो रही है, about past or future. So this is a domain of speculation. That is the domain So of that's what you are जी। saying, sir. What you are saying, sir, is the dependent origination is active in them, but they are not aware of it. Yeah, And they're therefore, not, of course, dependent origination will work whether we know it or not. it's, But they have no idea what is going on. They have no idea that this is just a thought which is contacting their mind waves, and this is producing a feeling, and that feeling is pleasant, and therefore we are accepting it because of that pleasant feeling, because of our craving for pleasant feeling. They have no clue. That's why they are not able to. Those who do not know and not see. This is standard phrase. Who do not know and who do not see me, those who are not, no idea of dependent origination. So all these cravings, all these philosophies have been developed because fundamentally there is a sense of self, and there is that fear कि मेरा भविष्य में क्या होगा. There is that kind of curiosity कि past में क्या था, ताकि मुझे पता चले past में क्या था तो भविष्य में क्या होगा. And those two things create apprehension and fear for the future especially. And therefore one tries to speculate in such a manner कि वो शांति हो जाए, एक अच्छा महसूस लगे, फीलिंग अच्छी आ जाए. और अगर हमें मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है तो हमको लगता है अच्छा दिस थॉट प्रोसेस गिव्स मी गुड फीलिंग, सो दिस मस्ट बी राइट, दिस व्यू इज मस्ट बी राइट, बिकॉज दिस रिमूव्स माय फियर ऑफ विभव तन्हा, फियर ऑफ विभव तन्हा, और दिस satisfies my bhava tanha, or this satisfies my kama tanha.
So this gives me good feeling. Thank you, sir. Now the context is clear. हाँ जी, सर ठीक है? अब context समझ आ गया. Thank you so much. Okay. ये जो हाई माई माइंड है, इसके कारण ही सारी सृष्टियाँ पैदा हो रही हैं, सेल्फ के कारण ही